गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो 8 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट मैंने आपको 4 लेसन पढ़ाए हैं। तो उनमें से मतलब जो सिलेबस भी दिया है मैंने आपको यूनिट टेस्ट का, और वो 4 लेसन के बाद जो ग्रामर का जो है व्याकरण विभाग, उसमें मैं आज थोड़ी जानकारी देने वाला हूँ। थोड़ा रिवाइज करता हूँ सबसे पहले कि अपने मतलब छठी कक्षा में 7th स्टैंडर्ड में व्याकरण के बारे में मैंने बहुत कुछ जानकारी दी है आपको। तो उसमें जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, क्रिया के काल, अव्यय, लिंग, वचन, उसके बारे में सब कुछ जानकारी आपको मिल चुकी है। यानी कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, हाँ, सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं, उसका वाक्य में उपयोग कैसा किया जाता है, जो जो वर्ड रहते हैं अंडरलाइन करके विशेषण बताओ। तो वो मतलब क्वेश्चन भी मैंने डाले थे 6, 7, 8 स्टैंडर्ड को, मतलब 5वीं, 6ठी और 7वीं कक्षा में ये सब कुछ हुआ है। क्रिया के जो है अकर्मक, सकर्मक क्रिया, उसके भेद भी मैंने आपको पढ़ाए हैं। लिंग के बारे में भी मैंने आपको बताया है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, जिसको फेमिनाइन जेंडर, मस्कुलिन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर कहा जाता है। हिंदी में न्यूट्रल जेंडर नहीं रहता है। वचन के बारे में भी, एक वचन, बहुवचन जो है उसके बारे में भी मैंने आपको चर्चा की थी और पढ़ाया भी है। उसके बारे में आपको सब कुछ मतलब पता है, और मतलब 5वीं कक्षा से आप व्याकरण के बारे में जान चुके हैं। यानी कि संज्ञा तो आपको सबसे पहला है, किसी व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति का नाम या किसी व्यक्ति को दिया गया जो भी कुछ नाम है उसको संज्ञा कहा जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, उसके उदाहरण भी मैंने आपको पढ़ाए हैं। यानी कि व्यक्तिवाचक यानी कि किसी व्यक्ति का नाम, जातिवाचक यानी किसी प्राणी का, भाववाचक यानी कि इमोशनल जो है, द्रव्यवाचक यानी कि 10 लीटर दूध, 15 लीटर पानी, जो कुछ है वो आपने पढ़ा है। और इस उसके जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल भी मैंने मतलब पिछले लेक्चर यानी कि पिछली कक्षा में बताया है। सर्वनाम के भी वैसे मतलब जो नाम के जगह पे यानी कि नाउन की जगह पे जो शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी कि हर बार किसी व्यक्ति का नाम लेने, जैसे कि मीरा ने ये किया, मीरा गाँव चली गई, मीरा वहाँ चली गई, मीरा ये स्कूल में गई, ये शब्द मेरा, मेरा ये शब्द जो नाउन जो शब्द है उसकी पुनरावृत्ति टालने के लिए, यानी इसकी पुनरावृत्ति छोड़ने के लिए वो जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम के भी भेद मैंने आपको पढ़ाए हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, यानी कि सेंटेंस में ही आपको पता चले जाएगा। उसके बाद विशेषण भी पढ़ाया है, ये थोड़ा रिवाइज करता हूँ मतलब आपको भी समझ में आएगा। विशेषण के बारे में भी मैंने आपको बताया, विशेषणों के भी भेद भी। विशेषण यानी कि जो शब्द, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता अर्थात उनके गुण, दोष, रूप, आकार, संख्या आदि का बोध कराते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। यानी कि रीमा बहुत होशियार गर्ल्स है, यानी कि लड़की है, यानी कि होशियार जो है क्या है, विशेषण है। उसमें भी गुणवाचक, व्यक्तिवाचक, ऐसे मतलब उसके भी भेद है। जैसे कि तुम बहुत भाग्यवान हो, मेरा काम तो पुणे में है, डॉक्टर ने बहाकर काला कपड़ा लपेटा, ये जो कुछ है ये किसी न किसी व्यक्ति के बारे में, किसी प्राणी के बारे में, किसी गुण, दोष, रूप, संख्या, आकार, इसका वर्णन करते हैं, उसको विशेषण यानी कि एडजेक्टिव कहा जाता है। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, अभी जो है तेरे जो है विशेषण और चरण जो है विशेष्य है। यानी कि मातृभूमि के प्रति शीश नवाऊं, ये मतलब जो विशेषण है, विशेषण यानी कि विशेष्य, विशेष जानकारी देने वाला जो शब्द, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी भी संख्या का विशेष जानकारी देने वाला जो अवयव रहता है उसको विशेषण कहा जाता है। विशेषणों के भी भेद है, यानी कि गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। परिमाण नॉट परिणाम, मेजरमेंट और इफेक्ट दोनों अलग अलग है। इफेक्ट और मेजरमेंट दोनों अलग अलग है। परिमाण यानी कि किसी का नापतोल किया जाता है उसको परिमाणवाचक विशेषण, मेजरिंग, और परिणाम यानी कि इफेक्ट, किसी के ऊपर कोई इफेक्ट होता है उसको, दोनों शब्द अलग है, ये जम्बलिंग वर्ड है थोड़ी। तो गुणवाचक विशेषण में भी मैंने आपको रंग, रूप, उसका भी मतलब जैसे कि काला, हरा, लंबा, कायर है, वीर है, ये जो छोटी बहन तनिक बच्ची है, ईमानदार थी, नया ठेकेदार ईमानदार था, वो मंजिला इमारत बन रही है, संख्यावाचक, ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया है। तो इससे रिविजन करता हूँ। और उसके बाद जो है क्रिया, क्रिया का भी मैंने मतलब पढ़ाया है आपको। क्रिया के भेद, क्रिया किसे कहते हैं कि जिस शब्द से किसी कार्य करने या होने का बोध होता है,
जिस शब्द से किसी कार्य करने का बोध होता है मतलब तो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कि रथ एक बड़े खेत के सामने आकर रुका, रथ जा रहा है, वो बड़े खेत की मतलब जो दोनों राजकुमारियाँ जो है ना राजकुमारी, उसने वो सेंटेंस आया है। राम दिन रेडियो स्टेशन पर बैठा था, नाखून हर तीसरे दिन बढ़ जाते हैं। ये जो है किसी क्रिया का बोध होता है, क्रिया खत्म हुई या चल रही या होने वाली है, ये क्रिया का जिस रूप से बोध होता है उसको क्रिया कहते हैं। तो क्रिया के भी दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ये जो है क्रिया का जो है अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। यानी कि अकर्मक क्रिया में जो है देखो नीचे गए वाक्य पढ़ो, देखो रथ एक बड़े से खेत के सामने जाकर रुका, राम दिन रेडियो स्टेशन पर बैठा था, नाखून हर तीसरे दिन बढ़ जाते हैं। इन वाक्यों की क्रियाओं के साथ कर्म नहीं है। जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिन क्रियाओं के साथ कर्म ही होता है उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करें? जैसे कि लेखक मधुबन में घुसे, इन वाक्य में से घुसे क्रिया है। अब प्रश्न करो क्या घुसे? उत्तर नहीं आया। यहाँ घुसे क्रिया का कोई कर्म नहीं है, अतः यह अकर्मक क्रिया है। कर्म का कोई मतलब उसमें जान नहीं पड़ता कर्म, तो उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। और लेकिन खेत में घुसे तो ये खेत कर्म है, कर्म के साथ जो क्रिया होती है उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। ये क्रिया के बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी। अकर्मक क्रिया से कुछ अन्य उदाहरण देखो। एक दिन लेखिका अपने कमरे में बीमार पड़ी थी, पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई, ठेकेदार नया था, राजा रथ पर सवार हो गया। अभी देखो ये चारों जो सेंटेंस है, चारों वाक्यों में देखो राजा ने चारों बेटियों को गेहूं के दाने दिए, मैंने बात आगे बढ़ाई, कटु वचन सदा काटे ही बोते हैं। जिस क्रिया का प्रभाव उसके कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसका प्रभाव कुछ कर्म का ही निदान यानी कि कर्म का ही बोध होता है, उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक यानी कि कर्म साथ लेके चले जाने वाली क्रिया, और अकर्मक यानी कि वो कोई कर्म नहीं रहता वो क्रिया में। क्रिया के अन्य भेद भी है, लेकिन आपके लिए सिर्फ सकर्मक और अकर्मक क्रिया ही पूछी जाती है। और उसके बाद जो है क्रिया के काल जो है वो भी मैंने 7वीं कक्षा में पढ़ाए हैं। मतलब जो भी कुछ काल है, काल के भेद भी पढ़ाए हैं मैंने, उदाहरण के साथ पढ़ाए हैं 7वीं कक्षा में। देखो उस मतलब काल में जो क्लास थी उसमें मैंने आपको पढ़ाया है। वर्तमान काल के 3 भेद है, यानी कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये तीनों जो है वो मेन यानी कि टेंस यानी कि मेन काल है। क्रिया के काल यानी कि क्रिया जब घटती है वो मतलब किसी काल का बोध होता है उससे। यानी कि अगर देखो हम काम कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस, हम काम कर चुके थे, पास्ट टेंस, हम काम करने वाले हैं, फ्यूचर टेंस। ये जो है मतलब किसी भी जो सेंटेंस में जो क्रिया चल रही है, हो चुकी है, होने वाली है, ये इसका जो बोध जिस सेंटेंस में आपको समझ में आता है उसको क्रिया के काल कहा जाता है। समझ में आना? ये तो मैंने पढ़ाया है आपको। वैसे ही मतलब आपको वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल, उसके भी मतलब वर्तमान काल के भी सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण वर्तमान काल, उसके भेद है। और अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, भूतकाल के भी सामान्य, पूर्ण, अपूर्ण, ऐसे 3 भेद उसके हैं। अंग्रेजी में 4 है। अंग्रेजी में कुल मिला के 12 यानी कि 12 टेंस है। कितने? 12 टेंस जिसको अच्छी तरीके से आने लगा, उन्होंने लर्न किया, उन्होंने अच्छी पढ़ाई की, मुझे नहीं लगता उसको अंग्रेजी बोलने में कोई दिक्कत आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आ सकेगी। तो इसीलिए वो जो 12 टेंस है अंग्रेजी में, हिंदी में 3 उप प्रकार है, उसके भेद है तीनों कालों के। मराठी में भी 4 उप प्रकार है, कुल मिला के 12 है। तो ये सब कुछ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर एक लैंग्वेज, क्योंकि ग्रामर इज अ सोल ऑफ लैंग्वेज। ग्रामर इज अ सोल ऑफ लैंग्वेज, तो इसीलिए ग्रामर बहुत ही महत्वपूर्ण है।
अलंकारित भाषा प्रयोग जहाँ पे किया जाता है उसको ग्रामेटिकली लैंग्वेज कहा जाता है। तो इसीलिए ये सब कुछ जो है वो मतलब हम 7वीं 6ठी 7वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, लिंग, वचन, उसकी सिर्फ आज क्या रिवाइज की थोड़ी कि आपको मतलब रिवाइज होना चाहिए। नाम किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण विशेष शब्द की जानकारी देने वाला शब्द, हाँ, क्रिया विशेषण, वो जो कुछ है, और क्रिया के काल, वो मतलब मैं और भी आपको थोड़ा डीप में पढ़ाऊंगा क्योंकि काल बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो है उपसर्ग प्रत्यय, ये भी जो कुछ है मैंने पढ़ाया है, उपसर्ग और प्रत्यय भी पढ़ाया है, तो भी उसकी जानकारी मैं नेक्स्ट लेक्चर में देने वाला हूँ। और ये जो है ये मैंने आज क्या किया, उसकी रिवाइज की, सिर्फ आपको जानकारी दी उसके बारे में। और क्वेश्चन पेपर का यूनिट टेस्ट का सिलेबस भी मैंने आपको प्रोवाइड किया है। तो उनमें जितने लेसन दिए गए हैं और उसके ऊपर जो ग्रामर दिया है, ग्रामर सिंपल पूछा है मैंने, जैसे कि सिनोनिमस, एंटोनिमस यानी कि समानार्थी शब्द, विरोधार्थी शब्द, शब्द युग्म, मानक वर्तनी यानी कि शुद्ध स्वरूप लिखने का, ये सब कुछ दिया है मैंने, सोमत लिखने का, वो सब कुछ दिया है। तो आज जो ये रिवाइज की मैंने, सिर्फ अगले लेक्चर में जो है मतलब क्रिया के काल जो है, क्रिया के काल, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द युग्म, उसके बारे में और जानकारी देने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।